विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भाई कल की क्लास में जो है पिछली क्लास में पिछले वीडियो में क्या हुआ था, प्रस्तुत त्रुटि से संबंधित सवाल हुए थे। उसी चैप्टर में हमने बताया था कि प्रस्तुत त्रुटि का आपका सारा कुछ क्लियर हो गया है, इतना ही पूछा जाता है प्रस्तुत त्रुटि से। आप यदि हमारे पिछले वीडियो जितने प्रस्तुत त्रुटि के कराए गए हैं, 3-4 वीडियो प्रस्तुत त्रुटि के कराए गए हैं, यदि आप उतने प्रस्तुत त्रुटि के वीडियो पढ़ ले रहे हैं तो आगे कंपटीशन के लिए और कंपटीशन में कोई भी परीक्षाएं हों उनके लिए बेसिक आपका जानकारी जरूरी हो गई है, बेसिक जानकारी पर्याप्त हो गई है। और यहाँ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की 11वीं के लिए काफी पर्याप्त मात्रा में जो है चीजें हो गई हैं। तो यहाँ से अब आज शुरू करेंगे सार्थक अंक, चूंकि जो है यहाँ से सार्थक अंक जो है अब हमें बताना है। तो यहाँ देखो सार्थक अंक क्या है भाई, सार्थक अंक जो है पहले परिभाषा इसकी लिख ले रहे हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। 11वीं भौतिक विज्ञान चल रही भाई, सार्थक अंक की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है समझाते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, इसको भी समझा रहे हैं सही तरीके से। जैसे हमारे पास कंडीशन बनेगी क्या, जैसे जो है 1.235 मीटर या कह दिया जाए 5.2 किलोग्राम, या हो जाए हमारे पास 5.0 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, इधर ध्यान देंगे तो हमारे पास जो है बड़े आराम से परिभाषा समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। तो परिभाषा क्या है, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाई। सार्थक अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब सार्थक होगा और अंक का मतलब फिगर, फिगर का मतलब अंक होगा। तो यहां से देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई, सार्थक अंक जो हमारे पास जो है किसी भौतिक राशि के मापन में, जैसे ये लंबाई है हमारे पास, ये लंबाई को हमें क्या करना है, मापन करना है। लंबाई को क्या करना है, मापन करना है। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक का मतलब ठीक तरीके से, ठीक प्रकार से। यथार्थ का मतलब होता है ठीक प्रकार से, यथार्थतापूर्वक का मतलब ठीक प्रकार से। ऐसा नहीं है कि उसकी माप में अशुद्धता हो, उसकी माप में क्या हो भाई, अशुद्धता हो, कोई हमें जो संदिग्ध अंक हो। संदिग्ध का मतलब कुछ हमें अनिश्चितता दिखाई दे रहा हो, इसकी माप करने के लिए कह दिया जाए। और कोई लड़का हो 1.235 नापे और उसे पता नहीं है कि यहां से जो है ये 5.6 होगा कि 5.7 होगा कि 5.8 होगा, वो क्या है, अनिश्चित हो रहा है। तो अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। यथार्थतापूर्वक किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, ये जो है ये भौतिक राशि लंबाई, ये क्या की हुई है भाई, भौतिक राशि किस प्रकार की है, किस प्रकार की भौतिक राशि है, लंबाई भौतिक राशि है। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाई गए अंकों की संख्या, ये 3 अंक उपयोग में लाए जा रहे हैं लंबाई को व्यक्त करने के लिए। 1, 2, 3, 5 लंबाई को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंक हैं। 1, 2, 3, 5 लंबाई
भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए क्या है, अंक हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें कितनी हो गई, 1 हो गई। इसमें 2 नहीं मानेंगे, क्योंकि जो है किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, तो 5 केवल यहां अंक होगा। क्योंकि यहां से हमारा जो है 0.0 ये जो है आपका अनिश्चित मान है, निश्चित नहीं है। तो 5.0 को में कितने सार्थक होंगे, 5 अंक सार्थक होंगे, 1 अंक सार्थक होगा। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये परिभाषा आती है परीक्षा में। तो परिभाषा कैसे होगी भाई, किसी भौतिक राशि, किसी, जैसे हमने लंबाई उदाहरण लिया था, यदि आप लंबाई न लेके द्रव्यमान ले लें, द्रव्यमान ले लें, ये द्रव्यमान रखा है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गई। इसको यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में अंक लाए जाएंगे। जैसे क्या है, इसको क्या कहेंगे, 52 किलोग्राम कह सकते हैं, या 57.2 किलोग्राम कह ले। तो यहां से उपयोग में अंक लाए जा रहे हैं द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए। तो किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि लंबाई हो सकती है, द्रव्यमान हो सकता है, आपका जो है समय हो सकता है, ताप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो सकता है, तो किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या क्या कहलाता है, हमारा सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। बिल्कुल परिभाषा आपको स्पष्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 2 बार 3 बार इसको रिपीट कीजिए, रिपीट करके जो है, या तो वीडियो जो है आगे पीछे करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बिल्कुल याद होनी चाहिए परिभाषा। अब इसमें की जो है विशेषताएं आती हैं भाई, सार्थक अंकों की विशेषताएं। चलिए देखते हैं यहां से सार्थक अंकों की विशेषताएं। यदि आपको वीडियो कम पसंद आ रहा है, ये जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए, कम पसंद का मतलब क्या है, आपको ये जो है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं सार्थक अंक, ये कम समझ में आया है, तो सीधे से नीचे लिख देंगे, बिल्कुल नीचे लिख दीजिए कि कम समझ में आया है, इसकी दोबारा क्लास लगा दी जाएगी, ये बात समझ लीजिए। तो यहां से जो है, और यदि बढ़िया समझ में आया है तो आप नीचे लिखेंगे कि समझ में आ गया है, तो उससे हमें पता चलता है, थोड़ा मोटिवेशन भी होता है। और आप वीडियो को अगर बढ़िया आपके समझ में आ गया है तो आप लाइक किया करें, क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन बढ़ता है भाई, कि हाँ इतने लोग, हमारा वीडियो ज्यादा चल रहा है, ज्यादा अच्छे से और अच्छा हम मेहनत कर सकें, तो इस हिसाब से मोटिवेशन बनता है। तो आप सभी लोग वीडियो यदि देख रहे हैं तो लाइक किया करें और कमेंट में ये लिखा करें कि जो है समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं यहां से एक बार सार्थक अंक की परिभाषा और देख के फिर आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंकों की विशेषताएं। तो सार्थक अंक क्या होता है भाई, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है उसको यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ अंक उपयोग होंगे। कोई भी भौतिक राशि, जैसे लंबाई है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ हमें जो है अंक उपयोग में लाएंगे। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 1.235 मीटर हो गया, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5 सार्थक अंक हैं। तो चलिए देखते हैं अब सार्थक अंकों की विशेषता। सार्थक अंकों की विशेषता। सार्थक अंकों की विशेषता देखेंगे तो सार्थक अंक की विशेषता, पहली विशेषता होती है भाई, पहली विशेषता होती है किसी मापी गई राशि में, किसी मापी गई, इसको ध्यान से सभी लोग लिखते चले, कॉपी में नोट करते चले, बढ़िया तरीके से समझते चले। आप जो है इसको, जो हम लिखा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते चलिए, बढ़िया सही तरीके से समझते चलिए। जिस बिंदु पर आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस टॉपिक पर, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बता सकते हैं, या जो है आप जो है सीधा कमेंट में नीचे लिख दीजिए कि यह टॉपिक समझ में नहीं आया है। किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या
मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक पर निर्भर करती। इसको पहले नोट कर दे भाई, फिर समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है दशमलव बिंदु की स्थिति। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर है हमारे पास, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी राशि उतनी ही यथार्थ अथवा शुद्ध होगी। चलिए देखते हैं भाई, हमारे पास जो विशेषता है, तो देखिए भाई, सार्थक अंकों की जो विशेषता है, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, तो थ्योरी मेन रूप से आपकी इतनी आएगी। इसके बाद जो है सार्थक अंकों की पहचान करने का नियम आएगा। पहले इसको समझ लेते, थोड़ा सा सार्थक अंकों की विशेषता समझ लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सार्थक अंकों की जो विशेषता है वो क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु क्या है, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जैसे सपोज दैट कोई लंबाई इतनी रखी है, ये क्या है, 5.2 मीटर है। हमने 1 मीटर पैमाना देखे होंगे, जो है आप कपड़ा काट जो है जहां जो है कपड़ा मिलता है वहां रखे रहते हैं मीटर, तो वो मीटर पैमाना होता है। मीटर पैमाने से जब नापा तो कितना मिल गया, 5.2 मीटर मिल गया। अब यदि जो है वर्नियर कैलिपर्स से मापे तो ये जो है 5.25 मिल जाएगा। वो वर्नियर कैलिपर्स 2 स्थानों तक, दशमलव के 2 स्थानों तक नापता है, तो 5.25 मीटर मिल गया। अब इसके बाद यदि स्क्रू गेज से नापे, बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, लंबाई को मापने का 3 यंत्र यूज कर रहे हैं। लंबाई को मापने का पहले मीटर पैमाना यूज कर रहे हैं, फिर लंबाई मापने का स्क्रू गेज पैमाना यूज कर रहे हैं। स्क्रू गेज और अधिक यथार्थ देता है। फिर लंबाई मापने का जो है वर्नियर कैलिपर से माप रहे हैं। तीसरा स्क्रू गेज जो है यूज कर रहे हैं, 2.55 दे रहा है। तो यहां से जो है देखिए यथार्थ कौन सा हुआ, ये 5.2 ही माप रहा है, 5.2 माप रहा है। थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट 5 जो है 5.25 बच जा रहा है, 5 मीटर पैमाने की सहायता से नहीं मापा जा रहा है। तो अब जब हम वर्नियर कैलिपर से का यूज किए तो 5.25 हुआ। 5 इसकी अल्पतमांक कितनी है, इसकी अल्पतमांक 0.01 है। ये दशमलव के 2 स्थान तक माप सकता है। मीटर पैमाना दशमलव के 1 स्थान तक माप सकता है, और यहां से जो स्क्रू गेज है वो दशमलव के 3 स्थान तक माप सकता है। तो इसकी अल्पतमांक कितनी हो गई, 0.001। इसकी अल्पतमांक कितनी हो गई, 0.001। इसकी अल्पतमांक 0.01 हुई, और इसकी अल्पतमांक 0.1 हुई। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे यथार्थ लंबाई, सबसे ठीक प्रकार की लंबाई कौन सी हुई, सबसे ठीक प्रकार की लंबाई जो स्क्रू गेज से नापी गई 5.255 वो हुई। तो कहने का मतलब किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की
सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। तो मापक यंत्र के क्या है भाई, अल्पतमांक पर निर्भर करता है क्या, सार्थक अंकों की संख्या। यदि जो है मीटर पैमाने से मापेंगे तो 2 सार्थक अंक होंगे, यदि स्क्रू गेज से नापेंगे तो 3 सार्थक अंक होंगे लंबाई में, यदि जो है वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो यहां से जो है 2 होंगे और स्क्रू गेज से नापेंगे तो 4 सार्थक अंक होंगे। तो किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मापक यंत्र के किस पर, अल्पतमांक पर निर्भर करती है। तो किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या, ये जो है मापी गई राशि लंबाई है, लंबाई पर सार्थक अंकों की संख्या यंत्र के, मापक यंत्र के अल्पतमांक पर क्या है, निर्भर करती है। यदि अल्पतमांक ज्यादा होगा तो सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी। देखिए स्क्रू गेज में अल्पतमांक ज्यादा है तो सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा है, और यही मीटर का अल्पतमांक कम है तो सार्थक अंकों की संख्या कम है। तो किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। सार्थक अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है, पूरी तरह से अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक ज्यादा होगा तो सार्थक अंक ज्यादा होंगे, अल्पतमांक कम होगा तो सार्थक अंक कम होंगे। बिल्कुल सही तरीके से जो 11वीं में कुछ करना चाहते हैं वो क्लास ये वाली अटेंड करें, और बढ़िया जो है आप, हमने बताया था कि आपकी बढ़िया पढ़ाई होगी शुरू से लगा के, इसीलिए हमने वीमी विश्लेषण से लगा के बढ़िया, फिर बीवी विश्लेषण के बाद प्रश्न त्रुटि पढ़ाया, फिर इसके बाद जो है ये पढ़ाएं। अब इस सार्थक अंक के बाद एक टॉपिक आएगा हमारा भौतिक गणित का, उसमें जो है काफी यूज होता है। जो बायो लिए हैं, मान लीजिए जो जीव विज्ञान लिए हैं, तो उसमें जो है क्या होता है, फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों में, या केमिस्ट्री में भी आपका जो है समाकलन यूज होता है, अवकलन यूज होता है बीच बीच, डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में तो खासकर आप इस साल नहीं 12वीं में जब डेरिवेशन करेंगे तो ज्यादातर डेरिवेशन में आपका समाकलन यूज होगा, फार्मूले समाकलन की यूज होंगे। तो उसमें भौतिक गणित में आपको समाकलन से संबंधित कुछ सवाल बताए जाएंगे, फार्मूले बताए जाएंगे और अवकलन से संबंधित चीजें बताई जाएंगी, जो कि आपकी 11वीं 12वीं फिजिक्स दोनों में उपयोगी रहेगा, केमिस्ट्री में भी उपयोगी रहेगा। तो देखिए यहां से पहला नंबर हम समझा रहे थे, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करती, पूरी तरह से अल्पतमांक पर निर्भर करती है, यंत्र के अल्पतमांक पर। दूसरा नंबर क्या है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिएगा भाई, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब क्या है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपसे कह दिया जाए 31.255 मीटर है, तो अब ये दशमलव जो है दशमलव बिंदु की स्थिति का, चाहे आप दशमलव यहां लगा दें, अभी 3 अंक पहले दशमलव की स्थिति है, अब 2 अंक पहले दशमलव की स्थिति कर दीजिए, तब भी सार्थक अंक उतने ही होंगे। पहले कितने थे सार्थक अंक, ध्यान दीजिए भाई, जब 3 अंक पहले दशमलव की स्थिति थी, दशमलव की स्थिति अभी कहां है, दशमलव बिंदु की स्थिति, दशमलव बिंदु की स्थिति 3 अंक पहले है, सार्थक अंक कितने हैं, 3, 2, 5 सार्थक अंक है। अब यदि दशमलव बिंदु की स्थिति कहां हो जाए, दशमलव बिंदु की स्थिति 2 अंक पहले हो जाए, तब भी सार्थक अंक क्या होंगे, यहां से 3, 2, 5 सार्थक अंक होंगे। तो दशमलव बिंदु की स्थिति का, दशमलव बिंदु की स्थिति का कहीं भी स्थिति कर दे, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। पहला बिंदु क्या है, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अल्पतमांक ज्यादा, सार्थक अंक ज्यादा, अल्पतमांक कम तो सार्थक अंक कम, हमने बताया था यहां पर। और दूसरा नंबर क्या है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर क्या है, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, राशि उतनी ही यथार्थ अथवा शुद्ध होगी। ये तो यहीं से समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, हमने कहा था कि जो लंबाई है, लंबाई को मीटर पैमाने से मापेंगे तो 5.2 मीटर हुआ, लंबाई को वर्नियर कैलिपर से मापेंगे तो 5.25 मीटर हुआ, लंबाई को हम स्क्रू गेज से नापेंगे तो 5.255 है। तो किसी सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी,
सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी राशि उतनी ही यथार्थ अथवा शुद्ध होगी। इन तीनों में सार्थक अंकों की संख्या किसमें ज्यादा है? जो स्क्रू गेज से नापा गया है उसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा है। और सबसे शुद्ध लंबाई क्या है? 5.255 है। बिल्कुल थोड़ी सी भी लंबाई बची नहीं है, पूरा स्क्रू गेज ने क्या कर लिया है? नाप लिया है। जबकि मीटर पैमाने से क्या है? हल्का अगर बिल्कुल माइन्यूट चीज है 5 दशमलव के जो है तीसरे अंक दूसरे अंक को ये माप नहीं सकता है। जबकि जो है स्क्रू गेज क्या है? दशमलव के 3 अंक तक माप सकता है। मतलब ये क्या है? सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी राशि उतनी ही यथार्थ और शुद्ध होगी। यही हमारा तीसरा पॉइंट है। सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी राशि उतनी ही यथार्थ अथवा शुद्ध होगी। तो तीनों बिंदु आपको ध्यान रखना है। तीनों बिंदु, इसकी सहायता से हम 2 बिंदु तो याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापी गई राशि पर, ये मापी गई राशि लंबाई है तो किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या उस मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अल्पतमांक यदि ज्यादा होगा तो सार्थक अंक ज्यादा होंगे। किसी मापी गई राशि पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस दशमलव खिसकाना है। तो दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा बिंदु क्या है? सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उतने ही क्या है? राशि उतनी ही यथार्थ अथवा शुद्ध होगी। तो ये सार्थक अंकों की विशेषता हो गई। अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक भाई कल की क्लास में कराया जाएगा। कल की क्लास में क्या टॉपिक कराएंगे बिल्कुल ध्यान रखिए। यहां से हमारे पास कल की क्लास में हम कराएंगे सार्थक अंकों की पहचान करने का नियम। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, सार्थक अंकों की पहचान करने का नियम और सार्थक अंकों से संबंधित कुछ सवाल। तो यहां से जो अगला टॉपिक आएगा सार्थक अंकों की पहचान करने का नियम, उसमें से सवाल बनते हैं। सार्थक अंकों की पहचान करने के नियम से क्या है संबंधित सवाल बनते हैं और कुछ सवाल भी उसमें कराएंगे। तो आज के लिए भाई कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको करके दिखाइए। पिछला होमवर्क बहुत कम लोग दिखाते हैं। सभी लोग, जितने लोग वीडियो देखते हैं, लापरवाही बिल्कुल न कीजिए भाई। आप सभी सही ढंग से पढ़िए, क्योंकि जो है 11वीं के बाद 12वीं के बाद आपको यदि जो पढ़ने वाले लड़के हैं तो उन्हें जो है कुछ ना कुछ आगे कहीं ना कहीं कंपटीशन में बैठना है। तो बिल्कुल आप जब सही ढंग से पढ़ेंगे तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विमीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए, विमीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए, विमीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत विमीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में, स्मॉल टी समय में चली गई दूरी का समीकरण, स्मॉल टी समय में चली गई दूरी का समीकरण H बराबर 1/2 GT है। दूरी का समीकरण अशुद्ध है, सॉरी यहां से क्या होगा? अशुद्ध है। विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन और है भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास।
तो हमारे पास 2 सवाल है, ये होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं भाई। पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखो, विमी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में, समय क्या है आपका, टी है, टी क्या है, एक प्रकार का समय है, तो टी समय में चली गई दूरी का समीकरण, यहां से जो है मुक्त रूप से गिरते हुए, मान लो ऊपर से जो है गिर रहा है, कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है और टी समय में गिरते हुए पिंड द्वारा चली गई दूरी, यहां सपोज दैट ये दूरी कितना तय कर रहा है, यस दूरी, तो जो है यस या यच कह सकते हैं, ऊंचाई चूंकि ये जो है, तो सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अधीन जो है अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी का समीकरण h बराबर 1/2 GT अशुद्ध है। इसे क्या सिद्ध करना है, इस समीकरण को हमें क्या सिद्ध करना है, अशुद्ध सिद्ध करना है। तो अशुद्ध सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, बाएं पक्ष की विमा निकालिए, दाएं पक्ष की विमा निकालिए। यदि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं है, बाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं है दाएं पक्ष की विमा के, बाएं पक्ष की विमा इज नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की विमा, तो दिया गया समीकरण क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो देखिए बाएं पक्ष की विमा क्या है, ये ऊंचाई है भाई, चली गई दूरी, यहां से जो है यह ऊंचाई कह सकते हैं, यहां से यहां तक जो है ध्यान दीजिएगा, समय में चली गई दूरी का समीकरण, तो h को ऊंचाई मान सकते हैं या यहां से यहां तक के बीच की दूरी मान सकते हैं, h को ऊंचाई या दूरी मान सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी किसमें नापी जाएगी, मीटर में मापी जाएगी भाई। तो ये किसमें होगा, लंबाई के अंतर्गत होगा। ये 2 बिंदुओं के बीच की क्या है, लंबाई है। ऊंचाई आपकी क्या है, एक प्रकार की लंबाई, तो लंबाई की विमा l हो जाएगी और इधर जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो अंकों की कोई विमा नहीं होगी, तो दाएं पक्ष की विमा बराबर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा गुणे में समय t की विमा। तो यहां से निकालेंगे, यदि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा आपस में बराबर होगी तो दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध समीकरण है, तो विमाओं की सहायता से सही समीकरण, शुद्ध समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो ऊंचाई h है वो 2 चीजों पर निर्भर कर रही है, g पर निर्भर करती है और t पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो है ऊंचाई h गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर है, इसलिए h अनुक्रमानुपाती g की पावर a होगा। फिर ऊंचाई h किस पर निर्भर है, समय t पर निर्भर है, इसलिए h अनुक्रमानुपाती t की पावर b होगा। फिर दोनों इक्वेशंस को मिला के रखेंगे, h अनुक्रमानुपाती g की पावर a, t की पावर b, फिर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, फिर बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, दाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, और यदि समीकरण सत्य होगा तो बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा होगा। फिर दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करेंगे, तब हमारे पास ये जो है सही समीकरण h का सही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिए भाई, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 100 वाट, वाट को हम क्या कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं। वाट को क्या कह सकते हैं भाई, जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें किसमें, सीजीएस में लिखना है, तो 100 जूल प्रति सेकंड को सीजीएस में बदलना है। तो यहां से कार्य का मात्रक एमकेएस या एसआई में जूल होता है, सीजीएस में अर्ग होता है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई, यहां से जूल प्रति सेकंड को, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, एसआई पद्धति का, या एमकेएस, एसआई को ही क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कहते हैं। और इसको हमें चेंज करना है किसमें, सीजीएस में बदलना है। किस पद्धति में, सीजीएस में। तो जूल एमकेएस पद्धति का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक जूल एमकेएस है, और कार्य का मात्रक जो अर्ग है, जूल को अर्ग में बदलेंगे तो 1 जूल में कितना, 10⁻7 अर्ग होता है, और यहां से जो है अर्ग होता है प्रति सेकंड, उसी प्रकार रहेगा। तो 100 जूल प्रति सेकंड को 100 अर्ग प्रति सेकंड में बदलना है, तो 1 जूल में कितना अर्ग, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है प्रति सेकंड, उसी प्रकार है। तो यहां से दूसरे नंबर को भी करके दिखाना है भाई। यदि सवाल आपको बन रहा है तो नीचे से जो है भाई कमेंट में आंसर बता देंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे ये वाले का, ये वाला तो सिद्ध ही करना है, दूसरे नंबर का आंसर कमेंट में बताएंगे। और यदि नहीं बन रहा है तो नीचे कमेंट में लिख देंगे कि सवाल नहीं आया, और यदि बना है सवाल तो नीचे समझ में आया है पूरा वीडियो तो नीचे लिखेंगे भाई समझ में आ गया है। सार्थक अंक समझ में नहीं आया तो सार्थक अंक लिखेंगे, समझ में नहीं आया है, बाकी कल के वीडियो में।